हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूके स्टडी सर्कल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड के साथ साथ देश दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों से संबंधित टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ ही उन क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर भी बात करेंगे। उसके बाद चर्चा करेंगे कल पूछे गए क्वेश्चन पर और सबसे अंत में होगा क्वेश्चन ऑफ द डे यानी आज का सवाल। फ्रेंड्स, आज के करंट अफेयर्स से रिलेटेड पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूके स्टडी सर्कल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स का वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड के किस संस्थान ने CDAC के साथ समझौता किया है? इसके ऑप्शंस हैं ए जीबी पंत यूनिवर्सिटी, बी IFFI यूनिवर्सिटी, सी IIT रुड़की या फिर डी IIM काशीपुर। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी IIT रुड़की। सुपर कंप्यूटिंग के क्षेत्र में अत्याधुनिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए IIT रुड़की और CDAC के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। इसके जरिए स्वदेशी अनुसंधान को बढ़ावा देने में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों एवं उद्योगों का सहयोग मिलेगा। फ्रेंड्स, बात करते हैं CDAC की। CDAC का पूरा नाम है सेंटर फॉर डेवलपमेंट इन एडवांस कंप्यूटिंग। इसकी स्थापना 1988 में की गई थी और इसका मुख्यालय है पुणे, महाराष्ट्र में। बात करते हैं IIT रुड़की। तो IIT रुड़की की स्थापना 1847 में की गई थी। 1854 से इसका नाम थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग रखा गया था। भारत की आज़ादी के बाद 1949 में इसे विश्वविद्यालय का दर्जा मिला और इसका नाम रुड़की विश्वविद्यालय हो गया। इस प्रकार यह स्वतंत्र भारत का पहला तकनीकी विश्वविद्यालय बन गया। इसके बाद 21 सितंबर 2001 को इसे IIT का दर्जा मिला और यह देश का 7वां IIT बन गया। आज का दूसरा क्वेश्चन है, डिजरी-डू नामक वाद्य यंत्र का आविष्कार किसने किया था? इसके ऑप्शंस हैं ए मुकेश धीमान, बी रघुवेंद्र आर्य, सी इंद्रमणि बडोनी या फिर डी नरेंद्र नेगी। और फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए मुकेश धीमान। मुकेश धीमान ने डिजरी-डू इसका आविष्कार किया था और डिजरी-डू क्या है? एक वाद्य यंत्र है। फ्रेंड्स, ऋषिकेश निवासी मुकेश धीमान ने 1980 में डिजरी-डू नामक एक अनूठा वाद्य यंत्र ईजाद किया था। मुकेश धीमान लकड़ी के कारीगर रहे हैं और यह जो वाद्य यंत्र बनाया गया है डिजरी-डू, ये बांस का बना हुआ एक वाद्य यंत्र है। ऋषिकेश के शीशम झाड़ी क्षेत्र में जंगल वाइब्स नाम से मुकेश धीमान की एक कार्यशाला है जहां पर उनके द्वारा ये कार्य किया जाता है। मुकेश के इस कार्य पर इजराइल की एक संस्था द्वारा डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई गई है और स्पेन में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में भी डिजरी-डू की सराहना की गई है और हाल ही में मुकेश धीमान का निधन हो चुका है। फ्रेंड्स, यहाँ पर साथ ही बात करते हैं उत्तराखंड के कुछ अन्य प्रमुख वाद्य यंत्रों की। उत्तराखंड के प्रमुख वाद्य यंत्रों में जो धातु आधारित वाद्य यंत्र हैं यानी धातु के बने हुए वाद्य यंत्र हैं, इनमें घंटा, वेणाई, चिमटा और मंजीरा प्रमुख है। चर्म वाद्य यंत्रों यानी खाल से बने हुए, जानवरों के चर्म से बनी हुई जो वाद्य यंत्र हैं, इनमें ढोल, नगाड़ा, तबला, दमाऊ, धातिमा और हुड़का। तार या तंतु वाले जो वाद्य यंत्र हैं यानी तार खींच के, डोरी खींच के स्ट्रिंग वाले जो वाद्य यंत्र हैं, उनमें सारंगी, एकतारा और वीणा। जबकि शुशिर या फिर फूंक वाले जो वाद्य हैं यानी फूंक मार के जिनको बजाया जाता है, उनमें तुरही, रणसिंघा जिसे अंकोरा भी कहा जाता है, शंख, मोछंग और अलगोजा एक प्रकार की बांसुरी है। ये यहाँ के यानी उत्तराखंड के प्रमुख वाद्य यंत्रों में आते हैं और इसे आप अपने माइंड में जरूर नोट करते हुए चलिएगा क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का तीसरा क्वेश्चन है,
हाल ही में उत्तराखंड के किस व्यक्ति को जेपी इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं ए बेबी रानी मौर्य, बी अनिल प्रकाश जोशी, सी पीतांबर अवस्थी या डी इनमें से कोई नहीं। और फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी अनिल प्रकाश जोशी। अनिल प्रकाश जोशी को जेपी इंटरनेशनल अवार्ड से हाल ही में सम्मानित किया गया है। अनिल प्रकाश जोशी को यह पुरस्कार यानी जेपी इंटरनेशनल अवार्ड पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है। फ्रेंड्स, अनिल प्रकाश जोशी एक पर्यावरण कार्यकर्ता हैं और हैस्को नामक संस्था की स्थापना भी इन्हीं के द्वारा 1979 में की गई थी। हैस्को संस्था 1983 से एक रजिस्टर्ड संस्था के रूप में कार्य कर रही है। फ्रेंड्स, हैस्को इसका जो पूरा नाम है वो है हिमालयन एनवायरमेंटल स्टडीज एंड कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन। अनिल प्रकाश जोशी को 2006 में पद्मश्री और 2020 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। अनिल प्रकाश जोशी ने सुंदरलाल बहुगुणा और राधा बहन के साथ मिलकर 2010 में सर्वप्रथम हिमालय दिवस मनाया। फ्रेंड्स, यहाँ याद करते हुए चलते हैं कि हिमालय दिवस कब मनाया जाता है? 9 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है और आधिकारिक रूप से जो ये मनाया जाने लगा 2014 से, यानी सर्वप्रथम 2010 में अनिल प्रकाश जोशी, सुंदरलाल बहुगुणा और राधा बहन द्वारा बनाया गया और उसके बाद 2014 से सरकारी तौर पर इसे प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, गंग नहर का उद्घाटन कब किया गया था? इसके ऑप्शंस हैं ए 1842, बी 1846, सी 1852 या डी 1854। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 1842। 1842 में गंग नहर, जिसे ऊपरी गंग नहर भी कहते हैं, इसका उद्घाटन किया गया था। 1842 में हरिद्वार में गंगा नदी से निकाली गई ऊपरी गंगा नहर या ऊपरी गंग नहर का निर्माण कार्य शुरू किया गया था। इसका कार्य ब्रिटिश सरकार के सिंचाई विभाग के इंस्पेक्टर पीवी कोटले की देखरेख में हुआ। 18 अप्रैल 1854 को इसका उद्घाटन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया था। यह नहर हरिद्वार से कानपुर तक जाती है और प्रत्येक वर्ष इस नहर की सफाई और मरम्मत आदि कार्यों के लिए लगभग 20 दिन तक इसे बंद रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में राज्यसभा की एक सीट के चुनाव संबंधी घोषणा निम्न में से किसके द्वारा की गई है? इसके ऑप्शंस हैं ए राज्य निर्वाचन आयोग, बी भारत निर्वाचन आयोग, सी राज्यपाल या फिर डी राष्ट्रपति द्वारा। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी भारत निर्वाचन आयोग। फ्रेंड्स, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायतों और राज्य के नगर निकायों से संबंधित चुनाव कराए जाते हैं, जबकि लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कराए जाते हैं। निर्वाचन आयोग से संबंधित जो प्रावधान हैं वे भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 में दिए गए हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी, इसलिए 25 जनवरी को प्रतिवर्ष मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। भारतीय निर्वाचन आयोग के प्रथम चुनाव आयुक्त थे प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन, और जो वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वे हैं सुनील अरोड़ा। फ्रेंड्स, उत्तराखंड में राज्यसभा की 3 सीटें हैं और वर्तमान में जो उत्तराखंड से राज्यसभा सदस्य हैं, राज बब्बर, जो कि 2015 से 2020 तक इनका कार्यकाल है और 25 नवंबर को इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है, इसीलिए अब नए सदस्य के लिए चुनाव कराए जाने की घोषणा भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा की गई है। दूसरे जो वर्तमान सदस्य हैं वे हैं प्रदीप टमटा, जो कि 2016 से 2022 तक इनका कार्यकाल है, और तीसरे सदस्य हैं अनिल बलूनी, इनका कार्यकाल 2018 से 2024 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में जलापूर्ति के लिए किसके साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? इसके ऑप्शंस हैं ए वर्ल्ड बैंक, बी IMF, सी ADB या फिर डी SCO। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक।
राजस्थान और एशियाई डेवलपमेंट बैंक एडीबी ने जलापूर्ति और स्वच्छता संबंधी बुनियादी ढांचे एवं सेवाओं के वित्त पोषण के लिए 300 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करते हुए चलते हैं कि राजस्थान राज्य का गठन 30 मार्च 1949 को किया गया था। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। 5 फरवरी 2020 को जयपुर को विश्व धरोहर शहर का प्रमाण पत्र भी मिला है। राजस्थान बायोफ्यूल नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। अगला सवाल है, नेचीफू सुरंग की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? और इसके ऑप्शंस हैं ए सिक्किम, बी लद्दाख, सी अरुणाचल प्रदेश या डी असम। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कौन सी सुरंग? नेचीफू सुरंग की आधारशिला रखी गई है हाल ही में। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा अरुणाचल प्रदेश में नेचीफू सुरंग का शिलान्यास किया गया है। यह सुरंग अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले में बालीपारा, चारद्वार और तवांग मार्ग पर बनाई जा रही है। 450 मीटर लंबी यह जो सुरंग है वह डी आकार की एक सुरंग होगी। इस सुरंग से चीन से लगे क्षेत्रों में आवाजाही आसान हो जाएगी और यह सुरंग नेचीफू दर्रे के माध्यम से सभी मौसम में कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेगी और दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में सुरक्षित दौरा भी प्रदान करेगी। फ्रेंड्स, साथ ही यहाँ पर याद करते हुए चलते हैं कि अरुणाचल प्रदेश, इसकी राजधानी ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश राज्य का गठन 20 फरवरी 1987 को हुआ था। इससे पहले यह एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में था और 20 फरवरी 1987 को एक राज्य के रूप में इसका गठन किया गया था। वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं बी.डी. मिश्रा और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मानक दिवस कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शन हैं ए 10 अक्टूबर, बी 14 अक्टूबर, सी 12 अक्टूबर या डी 15 अक्टूबर। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 14 अक्टूबर। 14 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व मानक दिवस। विश्व मानक दिवस या वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे प्रतिवर्ष 14 अक्टूबर को ISO के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष इसकी थीम है प्रोटेक्टिंग द प्लैनेट विद स्टैंडर्ड्स। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य उपभोक्ताओं, नियामकों और उद्योगों के बीच वैश्विक अर्थव्यवस्था के मानकीकरण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। फ्रेंड्स, यह दिन ISO के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ISO यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। इसकी स्थापना 1947 में की गई थी और ISO का मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन है, प्रकृतिवादी ब्रिटेन के प्रिंस विलियम डेविड एटनबरो ने प्रकृति की रक्षा और पुनर्स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए किस पुरस्कार को शुरू करने की घोषणा की है? इसके ऑप्शंस हैं ए ग्लोबल अर्थ प्राइज, बी चैंपियन अर्थ प्राइज, सी नेचर प्राइज या डी अर्थ शॉर्ट्स। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी अर्थ शॉर्ट्स प्राइज। अर्थ शॉर्ट प्राइज का उद्देश्य परिवर्तन को प्रोत्साहित करना है और अगले 10 वर्षों में पृथ्वी की मरम्मत करने में मदद करना है। प्रकृति की रक्षा, स्वच्छ हवा, महासागरों को पुनर्जीवित करना, कचरे में कमी और जलवायु परिवर्तन, ये सारी कैटेगरी, इनमें यह पुरस्कार दिया जाएगा। फ्रेंड्स, यह पुरस्कार शुरू किया जा रहा है डेविड एटनबरो के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि डेविड एटनबरो को हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। 2019 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार अभी हाल ही में 2020 में डेविड एटनबरो को प्रदान किया गया है। आज का 10वां और अंतिम क्वेश्चन है, माउंट किलिमंजारो किस देश में अवस्थित है? और इसके ऑप्शंस हैं युगांडा, कीनिया, तंजानिया या फिर सोमालिया। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी तंजानिया। माउंट किलिमंजारो किस देश में है? तंजानिया में।
तंजानिया में स्थित माउंट किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है। यह पर्वत विश्व के 7 सबसे ऊंचे पर्वतों में से एक है। माउंट किलिमंजारो एक फ्री स्टैंडिंग माउंटेन है। इसका अर्थ यह है कि यह किसी भी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा नहीं है। इस पर्वत पर 3 ज्वालामुखी शंकु किबो, शिरा और मावेंजी है। फ्रेंड्स, यहाँ याद करते हुए चलते हैं। तंजानिया की राजधानी है डोडोमा और यहाँ की मुद्रा है तंजानियन शिलिंग। फ्रेंड्स, अब बारी है 13 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के वीडियो के दौरान पूछे गए क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन था, उत्तराखंड के संदर्भ में सौरियाली क्या है? और यूके स्टडी सर्कल के व्यूअर्स में से जिन जिन लोगों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया उनके नाम हैं हिमांशु कलोनी, नैतिक ओली, दीप बेडवाल, भावेश केतोड़ी, सुरेश कार्की, हेमथवाल, जीवन जोशी, जलदीप चौहान, अनिल नेगी, प्रियंका पाटनी, अमित नेगी, सुमन शर्मा, राहुल नेगी, निशा गोस्वामी, मुकेश सिंह, प्रीति नेगी, विपिन ढोंडियाल, प्रिया ओली, सचिन कुमार, दीपक सावंत, नीमा सिंह, राजीव भट्ट, लखविंदर सिंह और सोनिया बिस्ट। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, एक बोली। सौरियाली एक बोली है जो कि कुमाऊं क्षेत्र में बोली जाती है और कुमाऊनी बोली का ही एक रूप है। कुमाऊं क्षेत्र में बोली जाने वाली कुछ प्रमुख बोलियां हैं अस्कोटी, सीराली, सौरियाली, कुमैया, गंगोली, दनपुरिया, चौगरखिया, खसपरजिया, पछाई और रजभैंसी। ये कुमाऊं के अलग अलग क्षेत्रों में बोली जाने वाली कुछ प्रमुख बोलियां हैं। और गढ़वाल क्षेत्र में बोली जाने वाली कुछ प्रमुख बोलियां हैं बधाणी, मचकुमैया, श्रीनगरी, सलाड़ी, नागपुरिया, गंगपरिया, लोहबिया, राठी और दसोलिया आदि। फ्रेंड्स, अब अंत में बारी है क्वेश्चन ऑफ द डे यानी आज के क्वेश्चन की। आज का क्वेश्चन है, निम्न कथन ए और बी इन्हें पढ़िए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर 2 कथन दिए हुए हैं। पहला कथन है, उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में लिंगानुपात मैदानी जिलों की तुलना में अधिक है। और कथन बी है, पर्वतीय जिलों में पुरुष रोजगार की तलाश में पलायन करते हैं। फ्रेंड्स, लोक सेवा आयोग की परीक्षा में अक्सर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं और ये प्रश्न भी 2016 की पीसीएस परीक्षा का प्रश्न है। तो यहाँ पर इन दोनों कथनों को आपने ध्यान से पढ़ना है और जो नीचे ऑप्शंस दिए हैं इनमें से सही ऑप्शन का चुनाव करना है। तो जैसे ऑप्शन ए है कि ए और बी दोनों ही ऑप्शन सही हैं, दोनों ही कथन सही हैं। ऑप्शन बी है कि ए तथा बी दोनों ही कथन गलत हैं। ऑप्शन सी, ए कथन तो सही है लेकिन जो कथन बी है वह गलत है। और ऑप्शन डी कहता है कि कथन ए गलत है लेकिन कथन बी सही है। तो आपने कमेंट करके बताना है कि इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है। आज का यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा और साथ ही इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा साथ ही बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।